हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में रिकरेंट एब्डोमिनल पेन होते हैं, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या एक ही पेशेंट में कभी डायरिया हो सकता है और कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। साथ में एंग्जाइटी और डिप्रेशन साथ में रहता है, और पेट फूला रह सकता है, आपको छाती में जलन हो सकती है, खट्टे डकार आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही पेशेंट में हो सकती हैं, या सिम्टम्स एक ही पेशेंट में वेरी कर सकते हैं, कभी कुछ, और कई पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से ये प्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि एक ही पेशेंट में कई तरीके के सिम्टम्स हो सकते हैं, और डिफरेंट पेशेंट डिफरेंट चीज़ों से प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर है, यानी कि इसमें कई टेस्ट करने के बाद भी इंटेस्टाइन में आपका कुछ दिखाई नहीं देता या कुछ पता नहीं चलता है, तो इसे कहा जाता है फंक्शनल गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर। इसकी इंसिडेंस जो है कम से कम 11% है पूरी वर्ल्ड वाइड। फीमेल्स में मेल्स के मुकाबले में ज़्यादा पाया जाता है, पर इंडिया में देखा गया कि मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले में कुछ ज़्यादा पाया जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में पेट में दर्द हो सकता है। पेट में दर्द पूरे पेट में रह सकता है, या नीचे की तरफ लेफ़्ट साइड में रह सकता है, या ऊपर की तरफ लेफ़्ट साइड में रह सकता है। खाना खाने के बाद बढ़ जाता है, और जब स्टूल पास कर लेते हैं तो उसके बाद पेट में दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का दूसरा लक्षण यह है कि इसमें ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है। पेशेंट ये कंप्लेंट करता है कि जैसे ही वो खाना खाता है उसके बाद पेट फूलने लग जाता है। अगर हम एब्डोमेन या पेट की परिधि को नापें या सर्कमफ्रेंस को नापें तो वो पहले से ज़्यादा होती है खाना खाने के बाद। नंबर 3 पर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, या फिर दोनों एक ही पेशेंट में हो सकते हैं। कुछ पेशेंट में डायरिया हो सकता है, कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और एक ही पेशेंट में डायरिया या कॉन्स्टिपेशन दोनों हो सकते हैं ऑल्टरनेट। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, पर उसका आकार जो होता है वो बकरी के स्टूल की तरह हो सकता है, या फिर रिबन की तरह हो सकता है। जैसे आपकी कोलोन या आंत सिकुड़ती है उसी तरीके से आपका स्टूल का आकार हो जाता है। डायरिया में लूज स्टूल होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग डायरिया होता है, 11-12 बजे तक डायरिया होता है। लेट नाइट डायरिया कभी नहीं होता है। खाना खाने के बाद ज़रूर फीलिंग बनी रहती है लैट्रिन की। नंबर 4 पर लक्षण है फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, यानी कि आप जब स्टूल जाते हैं, जब स्टूल के लिए पास करते हैं तो उसके बाद भी लगता है कि हमारा स्टूल पूरी तरह से आया नहीं, हमारा पेट पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। नंबर 5 पर लक्षण ये होता है कि स्टूल के साथ में म्यूकस आता है, झागदार सब्सटेंस आता है, जिसे हम म्यूकस कहते हैं। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इज़ अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, यानी कि हम सारी डायग्नोसिस को एक्सक्लूड कर दें तो वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। अब क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, इसलिए खास साइंस एंड सिम्टम्स मिले तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को अलर्ट हो जाना चाहिए। नंबर 1 पर अगर उम्र 50 साल से ज़्यादा हो। नंबर 2 अगर फैमिली में बड़ी आंत के कैंसर की हिस्ट्री हो। नंबर 3 पर अगर वेट लॉस हो 10% से ज़्यादा। नंबर 4 पर अगर रेक्टल ब्लीडिंग हो। नंबर 5 पर अगर रात के समय में डायरिया हो रहा हो। नंबर 6 पर अगर परसिस्टेंट ब्लोटिंग हो, मतलब पेट फूला रहे। नंबर 7 पर अगर परसिस्टेंट डायरिया हो, लगातार डायरिया बना रहे। और नंबर 8 पर अगर एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रिसेंट कोई, तो उसमें हमें दूसरी डायग्नोसिस के बारे में सोचना चाहिए, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के कारणों के बारे में पक्का पता नहीं है, फिर भी कुछ थ्योरीज हैं जिसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर आता है इंटेस्टाइन की एबनॉर्मल मोटिलिटी, यानी कि इंटेस्टाइन की चाल या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। कम होने से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ज़्यादा होने से डायरिया हो जाता है, कभी कभी दोनों भी हो सकती हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी कभी डायरिया। नंबर 2 पर हमारे आंतों में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ कीटाणु होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं। जब ये कीटाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, उसकी जगह दूसरे कीटाणु जगह ले लेते हैं, तो ये कारण भी एक हो सकता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। नंबर 3 पर आता है अगर हम एंटीबायोटिक का कोर्स दें उसके बाद भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम आ सकते हैं, तो ये भी एक कारण हो सकता है। नंबर 4 पर आता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये चीज़ें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड होती हैं। ये उसका कॉज है या उसका कारण है या उसका इफ़ेक्ट है, ये कहा नहीं जा सकता। नंबर 5 पर आता है हमारी आंतें जो होती हैं किसी तरह के खाने के पदार्थों के लिए हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। जैसे दूध में जो लैक्टोज होता है, शुगर, उसके लिए हाइपर सेंसिटिव होती है, तो इसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो उसकी वजह से
डायरिया हो सकता है। तो और भी बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनकी वजह से ये हाइपर सेंसिटिविटी मिल सकती है इंटेस्टाइन में। नंबर 6 पर आता है एबनॉर्मल न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज़म्स, यानी आंतों की जो नर्वस सिस्टम है और हार्मोन्स होते हैं जो इंटेस्टाइन को प्रभावित करते हैं, उनमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो ये संभावित कारण है, इसका पक्का कारण का पता नहीं है, पर ये सारे संभावित कारण। अब हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के डायग्नोसिस के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम लक्षणों के आधार पर ही डायग्नोसिस किया जाता है। इसमें कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादातर केसेस में लक्षणों के आधार पर हम इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं, पर कुछ केसेस में, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, कि जिसमें अलर्ट साइन होते हैं, जैसे 50 साल से ऊपर हो या रेक्टल ब्लीडिंग हो या परसिस्टेंट ब्लोटिंग हो, ऐसे केसेस में हमें जो है रूटीन टेस्ट कराने चाहिए और अल्ट्रासाउंड और कम से कम कोलोनोस्कोपी जो है नीचे से आंत में से पाइप डाल के जो हम देखते हैं उसको चेक करना चाहिए कि ताकि कोई इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के अलावा कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम बात करेंगे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हम दवाइयों के अलावा सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पर आता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। जैसे कि हमने पहले देखा था कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ में एसोसिएटेड रहता है, तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में एंग्जाइटी और डिप्रेशन को ट्रीट करने के बाद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का ट्रीटमेंट में भी हेल्प मिलती है। नंबर 2 पर आता है फाइबर सप्लीमेंटेशन, यानी कि ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जिसमें फ़ाइबर होता है, जैसे फल और सलाद वगैरह या सब्जियां, ऐसे चीज़ों को खाने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में थोड़ा सा सहायता मिल सकती है। बस सारे पेशेंट्स में मदद मिलती है, कुछ पेशेंट्स में मदद मिलती है या नहीं मिलती, इसके बारे में पक्का नहीं है। नंबर 3 पर आता है वाटर इनटेक बढ़ाना। वाटर इनटेक बढ़ाने से थोड़ा सा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हेल्प मिलती है, खासकर ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कॉन्स्टिपेशन हो। नंबर 4 पर मिल्क अवॉइडेंस, यानी कि मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको अवॉइड करें तो हमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में काफ़ी केसेस में मदद मिल सकती है। नंबर 5 पर लेग्यूम अवॉइडेंस, मतलब जो फलियां होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे आपकी लोबिया रोज़ की फलियां होती हैं, राजमा की फलियां, उनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 6 पर आपका कैफ़ीन जो है, जो चाय और कॉफ़ी जो है, उसको अवॉइड करने से काफ़ी हेल्प मिल सकती है, खासकर डायरिया के केसेस में जो होते हैं। फ्रक्टोज कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं नंबर 7 पर, उनको अवॉइड करने से भी कुछ केसेस में हेल्प मिल सकती है। प्रोबायोटिक्स जो होते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस भी होते हैं, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं हमारे जो इंटेस्टाइन में होते हैं, वो जो होते हैं ऐसे कैप्सूल या ऐसे लिक्विड या ऐसे इंजेक्शंस जो ओरली दिए जाते हैं, उससे भी काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आज हमने बात करा इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसकी इंसिडेंस करीब 8 से 10% है और काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम उसकी इंसिडेंस के बारे में पक्का नहीं कह सकते। और इसका ट्रीटमेंट आज के तक बहुत बढ़िया कोई नहीं है। तो मेन साइकोलॉजिकल सपोर्ट, योगा, प्राणायाम और पानी लेने से इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।